हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली हमारा एक बजट आया था जिसमें सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही बैड न्यूज़ थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, आपके जो भी हमारा जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो भी हटा दिया। बट इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि गोल्ड से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, है ना? आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कस्टम ड्यूटी को वो 15% से 6% पे लेके आएंगी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो एकदम से गिर गए, है ना? इसका मेन रीजन क्या है कि यार देखो, हमारा ना, जो हमारी इंडिया कंट्री है उसमें क्या है कि दो हमारे जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें है एक पेट्रोल और एक गोल्ड। इसकी वजह से हमारा क्या होगी, जो हमारा ट्रेड डेफिशिट है, जो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं वो है पेट्रोल और गोल्ड। तो जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने आपका कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो बाहर से गोल्ड आता है हमारा, वो बहुत सस्ते दामों में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रहती है, तो क्या होता है, प्राइस एकदम से फॉल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक तरह से हमने क्रैश देखा कि गोल्ड में क्रैश आया। अब सो आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, गोल्ड को टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, और जो भी मैक्रो इवेंट है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से सिनेरियो बन रहा है गोल्ड से रिलेटेड, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में हम एक तरह से क्या करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस भी चेक करेंगे कि गोल्ड का चार्ट किस तरह से है, उसको भी एनालाइज करेंगे। ओके। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि गोल्ड में अभी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और इसके मैं रीजंस आपको बहुत बेसिकली बता देता हूँ, क्योंकि देखो, सिंपल क्या है कि मैंने क्या किया कि गोल्ड की थीसिस बनाई है। थीसिस मीन्स कि जब भी आप मार्केट में काम करते हो ना, तो आपको कभी ना कभी अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये व्यू ही है जो आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप मार्केट की फ्लक्चुएशन की बेस पे ट्रेड करते रहोगे, और इससे क्या होता है कि एक जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है ना, आप उससे पीछे हट जाते हो या आप एक तरह से अलग हो जाते हो। क्योंकि हमेशा क्या होगा कि कोई भी प्राइस जो होता है वो सीधी डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, वो ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो आप क्या करोगे, जब वो डाउन ट्रेंड में होगा वो आप एग्जिट कर दोगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि एक जो लॉन्ग टर्म स्टोरी चल रही है गोल्ड की, आप उससे मिस कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्यों हमें गोल्ड को पर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पहला रीजन आपका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से अगर हम देखें तो वो है डी डॉलराइजेशन। बहुत लोगों को शायद डी डॉलराइजेशन के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको एक बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे आपको पता है कि यार जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वो डॉलर के बेसिस पे होता है। तो जो भी ट्रेड करोगे आप, इंडिया को भी अगर कुछ सामान बाहर से खरीदना है, जो पेट्रोल होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉलर में खरीदते हैं। तो पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपका डॉलर के बेस पे चलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वॉर, ये ना स्टार्टिंग कहाँ से है डी डॉलराइजेशन की, वो है आपका रशिया यूक्रेन का वॉर, जहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि बोला गया कि रशिया के जितने भी एसेट है पूरे वर्ल्ड में, उसको सीज कर दिया जाएगा। रशिया के सारे जो भी पैसे थे, जो भी उनका जो भी एसेट था ना, उसको सीज कर दिया एक तरह से, और उसको उसकी वैल्यू एक तरह से जीरो हो गई है। तो इसको देख के ना बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, इन लोगों को भी डर लग रहा है कि यार ऐसे तो फिर कल हमारे साथ भी करा जा सकता है कि अगर हमारी रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे नहीं होंगे, तो अमेरिका क्या करेगा, हमारे एसेट को सीज कर देगा। या अगर, और अमेरिका ने क्या बोला कि रशिया हमारे डॉलर से ट्रेड नहीं कर सकता। तो इससे क्या हुआ कि जब वो डॉलर के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकता, तो पूरा उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो एक तरह से जीरो हो गया। और यही थ्रेट बाकी देशों को भी लग रहा है कि यार इंडिया को भी लग रहा है कल को अगर हम एक तरह से एस्पिरेशन हाई रखेंगे और हम भी बड़े होते जाएंगे, तो अमेरिका क्या कर सकता है, वो भी हमारे साथ इस तरह से सैंक्शन लगा सकता है कि बोलेगा कि हमें डॉलर के साथ ट्रेड नहीं करना है। तो बहुत सारे देश हैं जो कि चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग। अब आप स्टोरी समझना कि क्या हो रहा है कि आगे, कि अब जब हर देश को डॉलर से अलग होना है, तो अभी तक क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, तो वो क्या हो रहा है, डॉलर के बेस पे बैक हो रहा है। और पहले क्या होता था कि पहले हमारा गोल्ड के उस पर होता था। अगर हमें डॉलर से अलग होना है, तो अगर हमारे पास जो करेंसीज है, जो अभी हमारे पास इंडियन रुपीज है ना, एटलीस्ट उतना गोल्ड तो होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारे नोट पे क्या लिखा रहता है कि आई शेल पे द बियर, है ना, द 100 रुपीज और 500 रुपीज। तो
500 रुपीज आप कैसे पे करोगे जब आपके पास कुछ बैकिंग होगी पीछे? जब आपके पास 500 रुपये का गोल्ड होगा तभी तो आप 500 रुपये वापस दे पाओगे। तो उस बैकिंग के लिए क्या कर रही है बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड को अब अपने देश में कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है या वो एक तरह से रिजर्व बना रही है। और यही हमने न्यूज़ पे देखा है कि जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया भी आपने देखा होगा ना रिसेंटली, पिछले 1-2 साल से वो क्या कर रहा है, गोल्ड का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, गोल्ड बहुत ज़्यादा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा चाइना ने इम्पोर्ट अपने देश में करने लग गया है। तो ये प्रोबेबिलिटीज मानी जा रही है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग जब डी डॉलराइजेशन करेंगे, जब डॉलर से अलग होंगे, तो एटलीस्ट इनके पास उतना रिजर्व होना चाहिए, उतना गोल्ड होना चाहिए ताकि अपनी करेंसी को बैक कर सकें। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको ये आर्टिकल देखो, यहाँ मैंने आपको ना बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाऊंगा इसमें जो हमारी जो थीसिस है इसको वैलिडेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, चाइना एंड सऊदी अरेबिया साइंस एट 7 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एडिंग टू डी डॉलराइजेशन पुश। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना और सऊदी अरेबिया क्या कह रहे हैं कि वो लोग, हम जो भी हमारा आपस में ट्रेड है ना, अभी क्या हो रहा था वो अमेरिकन डॉलर के बेसिस पे हो रहा था। तो अब वो कह रहे हैं कि चाइना और सऊदी के अरेबिया के बीच में जो ट्रेड होगा वो हम अपनी लोकल करेंसीज में या अपनी करेंसीज के बीच में स्वैप करके ट्रेड करेंगे और हम डॉलर को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि पुश हो रहा है ना। फिर हम और भी न्यूज आर्टिकल्स हैं जैसे कि ये देखो, जैसे यूएस सऊदी पेट्रो डॉलर डील दैट लैप्स्ड ऑन जून 9। तो यूएस सऊदी पेट्रो डॉलर डील क्या था? इसके नाम से ही पता चल रहा है, पेट्रो डॉलर मींस अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई थी 1974 में कि वो कह रहे थे कि अमेरिका ने कहा था कि आप जो भी पेट्रोल का ट्रेड करोगे ना पूरे वर्ल्ड में, वो आप डॉलर पे करो। और इसके बदले क्या करेंगे, हम आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देंगे या कोई भी असिस्टेंस होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो कि अब जाके सऊदी अरेबिया ने क्या किया, उन्होंने ये डील को अब एक तरह से रिन्यू नहीं किया और कहा कि अब हम इस डील को नहीं मानते। अब हम, हमारी मर्जी होगी हम जिस करेंसी में ट्रेड करना चाहें अपने पेट्रोल को। ठीक है। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि कैसे डी डॉलराइजेशन का पुश हो रहा है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे एक और न्यूज अभी रिसेंटली हुई थी कि इंडिया ब्रिंग्स बैक 100 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व फ्रॉम यूके। तो आप देख रहे हो हर देश को, मैंने आपको देखो हर अलग अलग देश के बारे में न्यूज दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया का जो सोना अमेरिका जो यूके में डिपॉजिट था ना, उसको भी इंडिया क्या कर रहा है, वापस अपने देश में लेके आ रहा है। और इंडिया वैसे भी बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है ना, अपने रिजर्व बना रहा है। मैंने आपको चाइना की भी न्यूज दिखाई कि कैसे चाइना भी रिजर्व बना रहा है गोल्ड के। सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, वो भी अपने ट्रेड्स को एक तरह से अपनी करेंसीज में या अपनी लोकल करेंसीज में करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद और न्यूज हम देखते हैं कि रशिया इज ऑल्सो रैम्पिंग अप इट्स सीबीडीसी, है ना, सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी। तो बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, अब अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया भी क्या कर रहा है, आपका ई रूपी, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली रूपी बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपने आपस में ही ट्रेड करेंगे, है ना। इतने सारे रीजंस मैंने आपको बताया कि कैसे क्यों गोल्ड का फ्यूचर आने वाले समय में ब्राइट दिख रहा है या एक लंबा फ्यूचर दिख रहा है गोल्ड में। अभी एक बुल रन में जाएगा गोल्ड। और ऑल्सो अभी क्या हो रहा है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, जहाँ पे आपकी गणेश चतुर्थी हो गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, ये वेडिंग सीजन भी है, तो उसके थ्रू भी गोल्ड की डिमांड एक तरह से बढ़ेगी। तो हमें इसलिए इसलिए मैं ये कन्विक्शन बना रही है कि गोल्ड अभी जो अभी क्रैश आया है यहाँ पे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है ना। अगर हम अब चार्ट एनालिसिस भी करें कि चार्ट को देखेंगे अब। सो देखो, अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए कि किस तरह से जो भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो एक तरह से गोल्ड बाय कर रही है, डी डॉलराइजेशन के बारे में हमने बात करी। हमने ये बात करी कि कैसे गोल्ड की डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है। और हमने फेस्टिवल्स भी देखे कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन ये व्यूज के थ्रू, इन इन व्यूज पर हम ट्रेड तो कर नहीं सकते हैं ना, हम अपने पैसे को, एक हार्ड एंड मनी को लगा नहीं सकते। तो हमें एक तरह से चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब हमें टेक्निकल्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या अभी राइट जोन है बाय करने का या नहीं। तो वही हम देखते हैं। उससे पहले देखो, आप यहाँ पे देखो, एक कैंडल है ना, आपको पता है किसने बनाई है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने बनाई है। ठीक है। तो जब उन्होंने जब वो बजट प्रेजेंट कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम जो कस्टम ड्यूटी है 15% से अपना 6% पे लेके आएंगे, तो इमीडिएटली मार्केट ने एक रिएक्शन दिया कि उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आया और उन्होंने एक तरह से क्या किया, एक तरह से शार्प करेक्शन करी। अगर हम इसी को 5 मिनट चार्ट पे देखें ना अच्छे से, ये देखो, आपको मैं 5 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ इसको। ये ये देखो, ये कैंडल दिख रही है आपको?
इतनी बड़ी शार्प करेक्शन 12-10 पे है ना, जैसी फाइनेंस मिनिस्टर की वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जैसी बोल रहे थे ना कि हम कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज करेंगे, तो इमीडिएटली देखो एक शार्प करेक्शन आती है मार्केट में, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे और फॉल आता है, और उसके बाद मार्केट एक तरह से स्टैग्नेट हो जाता है या एक तरह से होता है, फिर अगले दिन फिर से फॉल आता है। तो ये इम्पैक्ट होता है किसी भी मैक्रो इवेंट का। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार नहीं हम तो सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं या सिर्फ हम फंडामेंटल्स देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ना हर एक एक चीज़ को सीखना पड़ेगा। जब आप एक इनिशियल लर्निंग फेज में है ना, तो आप किसी भी थ्योरी को या किसी भी नॉलेज को आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि यार नहीं मैं इसको नहीं सीखूंगा। एज ए लर्नर आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। और आपने अब जैसे देखा भी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी जो प्लेयर है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में, वो कौन है? हमारी गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि उन्हीं की डिसीजन की वजह से इतने बड़े बड़े फॉल आ सकते हैं, या इतने बड़े बड़े, जैसे आपने देखा पीएसयू सेक्टर में, है ना, जैसे गवर्नमेंट का फोकस उस तरफ पे था, तो इमीडिएटली वहां पे पीएसयू स्टॉक्स में रैली आनी शुरू हो गई, है ना। और अगर हम देखें कि ये कैंडल कितनी बड़ी है या ये फॉल कितना बड़ा है, इसको देखते हैं। ये देखो, लगभग लगभग 5% टू 6% पे फॉल आया, और उसके बाद भी ये फॉल रुका नहीं, उसके बाद भी ये अपने 200 ईएमए पे आके रुकता है। तो ये तो वही बात की यार क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पहला जो हमने व्यू देखा, तो एक जो मैंने अभी तक आप लोगों को फैक्ट्स बताए ना, वो तो आपको क्या होता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन पे होता है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि यार कोई भी स्टॉक ना कभी भी सीधी डायरेक्शन में तो ऊपर जाता नहीं है ना। वो क्या करेगा, वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो जितनी बार तो ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए तो वो तो सब, यहाँ पे तो सभी बैठ सकते हैं ना स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन जब स्टॉक नीचे नीचे जा रहा होता है ना, तो वहां पे कन्विक्शन लाने के लिए ऐसे व्यूज जो होते हैं, जो इतने बड़े बड़े हमारे पास ना एक बैकिंग होती है इन व्यूज से या इन फैक्ट से, तब बैकिंग होती है और वहां पे हमें आता है कन्विक्शन। इनकी वजह से यहाँ पर इन मोमेंट्स में ना कन्विक्शन आता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि यार कितना बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स का, कि वो गोल्ड स्टॉक कर रहे हैं। तो इन व्यूज के क्या होता है कि हमें एक बैकिंग मिलती है कि जितनी बार गोल्ड सस्ता होगा, एक बड़ी बाइंग आने के चांसेस होते हैं। सो अगर हम अभी शॉर्ट टर्म या एक तरह से व्यूज देखें कि ये क्या गोल्ड अभी भी और भी गिरेगा या यहाँ पे बस रुक गया, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है कि एकदम से शार्प फॉल आया है, तो चांसेस है कि इसके फिर से बाद एकदम से ये वी शेप रिकवरी एक तरह से करेगा। इसका रीजन कैसे होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं कि क्या और फॉल आ सकता है या नहीं आ सकता। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो 200 ईएम है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, और यहाँ से आपने देखा कि अगले दिन बाइंग भी आई है, 1% की बाइंग आई है। अगर हम इसको एक पहले सबसे पहले देखते हैं हम इसका मंथली चार्ट, है ना, कि मंथली में क्या इसका ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे ना, तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि इसका ट्रेंड देखो कैसे जा रहा है। ये एक ऊपर, है ना, हायर हाइज, फिर लोअर हाइज, फिर एक हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। तो आपने एक चीज तो नोटिस करी कि यार हमारा जो मंथली ट्रेंड है गोल्ड का, वो हमेशा अप ट्रेंड में ही है ना। फिर अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है टेक्निकल्स में, वो होता है इसका ट्रेंड फाइंड आउट करना, कि अभी जो स्टॉक है या जो कमोडिटी है वो कौन से ट्रेंड में है। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो वो भी आपको देखो एक नेकेड आई से दिख रहा है कि यार ये ना ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसका वीकली डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया कि देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि इसने करेक्ट तो किया, और ये अपनी 200 ईएम पे एक तरह से सपोर्ट ले रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को लग रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखो हमें हर प्रोबेबिलिटीज देखनी पड़ती है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक ऊपर गया और वहां से फिर नीचे आने की कोशिश करता है, तो कितना जा सकता है ना। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट ना पूरा एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। जब जैसे ही आप इन सब प्रोबेबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हो कि यार हाँ ये सारी प्रोबेबिलिटीज को मैंने देख लिया, तो आपको एक तरह से बेनिफिट होता है कि यार कभी भी आप कोई ऐसी, क्या हुआ, आई थिंक चार्ट। सो हमें ना हर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर या हर पॉसिबिलिटीज को इस तरह से फैक्टर इन करना पड़ता है। तो अगर ये मान लो फॉल और बढ़ता है तो ये कहाँ कहाँ तक आ सकता है।
मेरे अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम वॉल यहाँ तक आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। अगर उसके बाद जाएगा तो पूरा चार्ट ही एक तरह से डाउन ट्रेंड में चले जाएगा और गोल्ड पूरा एक अपने बेयर ट्रेंड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर, तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बाई करेंगे, इस जोन पे एक बाई करेंगे। अगर मान लो फॉल जाता है तो हम यहाँ पे और बाइंग करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो हमारी एक जो लॉन्ग टर्म थ्योरी थी ना, एक जो हमने थीसिस बनाई थी, वो फिर पूरी लॉन्ग हो जाएगी और उसके बाद हमें एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को बहुत कम प्रोबेबिलिटी है अ, इसके होने के। तो अगर हम इसके अपसाइड देखें कितना ऊपर जा सकता है, सो इसके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं आपके ज़्यादा। यहाँ से मार्केट एक तरह से क्या कर सकता है, एक वी शेप रिकवरी चले जाएगा। और रीजन इसका मैं बताता हूँ, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ से एक वी शेप रिकवरी आएगी। रीजन क्या है इसका, कि जिनका लॉसेस हुआ था ना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के में, तो चांसेस क्या होंगे, जो मार्केट होगा वो मार्केट इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिकवर करेगा सितंबर से पहले, क्योंकि देखो सितंबर में क्या हुआ, एक तरह से रिडेम्पशन होगा गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। तो चांसेस है या तो एक बहुत शार्प रिकवरी आएगी, या सितंबर तक क्या होगा कि मार्केट को इस तरह से यहीं पे रोका जाएगा, या तो सितंबर तक रोका जाएगा, या एक बहुत जल्दी रैली आएगी, बट फॉल यहाँ से नहीं आने वाला नीचे, है ना। तो हमारा अपसाइड क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, देखो अगर हम यहाँ पे कल बाई करते हैं तो हमारा अपसाइड क्या होगा, एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई तक तो जाएगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस अगर हम छोटे ट्रेंड पे कर रहे हैं, मैं तो उसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करूंगा। बट आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी है तो 2% का स्टॉप लॉस है, तो आप खुद नोटिस करिए, देखो आपका 2% का लॉस है और अपसाइड कितना, 10%, वो भी गोल्ड जैसे कमोडिटी में, है ना। तो यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। थैंक यू।